नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज की क्लास को जो कल जहाँ समाप्त हुई थी वहाँ से प्रारंभ करेंगे। यानी कल अपन स्वरों के वर्गीकरण का चौथा प्रकार उच्चारण के आधार पर जो पढ़ रहे थे उसका तीसरा वर्गीकरण यानी जो तीसरा जो भाग था वो पूर्ण कर लिया था। और चौथा भाग जो कि नासिक के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो शुरुआत कर रहे थे कल। तो आज वहीं से शुरुआत कर रहे हैं उसके आगे से। तो रोज़ की बात ही आज भी एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को आरंभ करेंगे। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इंतज़ार नहीं करना है, कोशिश करनी है, कोशिश करते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रकार है अपना वो है चौथा प्रकार, है ना। व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। ठीक है, व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे अपन पूर्व की क्लास में। और वर्गीकरण इनका कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, व्यंजनों के वर्गीकरण 5 प्रकार हैं इनके व्यंजनों के वर्गीकरण के। और 5 प्रकार में अपना चौथा जो प्रकार चल रहा था उच्चारण के आधार पर, है ना। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसके अंदर भी अपन ने कहा था कि उच्चारण के आधार पर भी जो है ना, उच्चारण के आधार पर भी जो आपके व्यंजन है वो 8 प्रकार के हैं, है ना। तो अपन ने 3 की बात कर ली थी, है ना। और चौथा अपना शुरुआत कर रहे थे। पहला जो आपका है वो स्पर्शी, है ना। स्पर्शी जो कि कल की क्लास में पढ़ लिया था। दूसरा भी पढ़ लिया था संघर्ष, है ना, संघर्षीय व्यंजन। और तीसरा भी अपन ने पढ़ लिया था जिसे अपन कहते हैं स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, है ना। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन जिन्हें कहते हैं। और चौथा जो था अपना नासिक्य के आधार पर जो कि आज का बिंदु है। आज का जो बिंदु है वो इस उच्चारण के आधार पर जो कि व्यंजनों के वर्गीकरण का पांचवा जो वर्गीकरण है यानी 5 जो वर्गीकरण है उसका चौथा जो वर्गीकरण है वो ये रहा। यानी उच्चारण के आधार पर उसके 8 जो भेद हैं, है, उसके 8 भेद है। 8 भेदों में कल 3 भेदों की बात कर ली थी और चौथा भेद शुरुआत कर रहे थे, है ना। तो आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं नासिकी से। 8 भेद में 3 भेदों की अपन ने बात कर ली थी। और चौथा जो है ना, चौथा जो भेद है आपका, चौथा जो भेद है वो नासिकी की बात कर रहे थे मेरे प्यारे विद्वान साथियों, नासिकी। और इन नासिकी वर्णों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। नासिकी वर्ण किन्हें कहते हैं या व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो वे व्यंजन जिन को उच्चारित करते समय यदि जो हवा है या प्राणवायु है वो नासिका छिद्र से बाहर आती है तो उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रूबरू करवा देता हूँ उन स्पर्शीय व्यंजनों से जो कि क वर्ग के अंदर 5 है आपके। क, ख, ग, घ, अंग। 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग के अंदर भी आपके 5 वर्ण है, च, छ, ज और ये चढ़ने वाला ये ट वर्ग है। ट वर्ग के भी 5 वर्ण है, ट, ठ,
ड, ड और न, है ना। इसके बाद आपका त वर्ग है, त वर्ग के भी 5 वर्ण है, त, थ, द, द और न। इसके बाद जो प वर्ग है, प वर्ग के भी 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ और म। और अंतिम के जो 6 वर्ण हैं जिन्हें य, र, ल और व, जिन्हें अपन कहते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये शलगम वाला श, षटकोण वाला स और ये स्लेट वाला स और ये अंतिम का ह, इन्हें अपन उष्ण वर्ण कहते हैं, उष्ण वर्ण कहते हैं, है ना, वर्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो मैं नासिकी की बात कर रहा हूँ, फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि व्यंजनों के वर्गीकरण के अंदर अपन पढ़ते हैं कि व्यंजनों का 5 प्रकार से व्यंजनों को बांट सकते हैं। तो उसका पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया था, कौन सा, है ना, अध्ययन की सरलता हेतु अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद घोष या कंपन के आधार पर, और तीसरा जो अपन ने प्राणवायु के आधार पर पढ़ लिया था, और जो चौथा जो वर्गीकरण है वो ये रहा उच्चारण के आधार पर, और 5वां वर्गीकरण है वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी पढ़ सकते हैं इसको, यानी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको। अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि इसके 8 भेद हैं। 8 भेदों में 3 भेदों की बात कर चुके हैं अपन, और चौथा जो भेद है वो नासिक के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि कितने वर्ण है, 5 वर्ण है। कौन कौन से गुरुजी? तो ये स्पर्शीय व्यंजन है, उसका 5वां वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है, 1, 2, 3, चौथा और 5वां, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। गुरुजी 5वां वर्ण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, है ना, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। गुरुजी ये कितने हैं? तो ये है 5, है ना, 5 है, ये 5 है गुरुजी। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। आपका एक अंग है, एक है आपका य, एक है आपका न, एक है आपका न और एक आपका म। ये 5 के 5 क्या है? आपके नासिकीय वर्ण है। और नासिकीय वर्ण की जो संख्या है वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब उच्चारण के आधार पर इसका 5वां जो प्रभेद है या भेद है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5वां जो भेद है, इसका जो 5वां भेद है वो संघर्षहीन व्यंजन, जिनकी संख्या है संघर्षहीन, यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिह्वा को संघर्ष या रगड़ना नहीं, मतलब संघर्ष नहीं करना पड़े, इसलिए इन वर्णों को संघर्ष वर्ण या संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। गुरुजी कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से हैं? तो 2 हैं, आपका य वर्ण और व वर्ण। य और व वर्णों को संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। गुरुजी इनको तो अर्ध स्वर भी कहते हैं। गुरुजी हाँ, क्यों? क्योंकि इन वर्णों को स्वर की तरह उच्चारित कर सकते हैं, जिनमें जिह्वा को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है। स्वर की तरह एक ही लय में बोल सकते हैं, जैसे कि य व, है ना। इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके संघर्षहीन वर्ण हो गए, यानी व्यंजन हो गए। छठा जो है, इसका जो प्रभेद छठा है वो आपका है प्रकंपित, जिसे अपन लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, है ना, लुंठित वर्ण या व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिह्वा रगड़ खाती है, यानी घर्षण करती है, जिह्वा घर्षण होता है, उन्हें
उन्हें प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। और एकमात्र रही 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 आपका लुंठित वर्ण है। र यानी जीवा क्या करती है, घर्षण खाती है, यानी क्या करती है, घर्षण खाती है। उसे घर्षण करना पड़ता है जीवा को इस वर्ण को उच्चारित करते समय। तो एकमात्र एक ही वर्ण है। सातवां इसका प्रभेद है, उच्चारण के आधार पर सातवां इसका जो प्रभेद है वो है आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और गुरुजी पार्श्विक व्यंजनों की संख्या भी एक है। कौन कौन से गुरुजी? पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है कि वे व्यंजन जब जिह्वा इन वर्णों को उच्चारित करती है तो उसके जिह्वा के पार्श्व भाग से यदि प्राणवायु निकले या वायु निकले तो उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जो कि अपन ल जब बोलते हैं, री वर्ण जब बोलते हैं या ल वर्ण जब बोलते हैं उस वक्त जिह्वा के पार्श्व भाग से वायु निकलती है। तो ये आपका ल वर्ण है। ल वर्ण वो क्या है, आपका पार्श्विक व्यंजन है, एकमात्र ल। इसके बाद इसका आठवां जो भेद है उसे अपन ताड़नजात व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या मात्र 2 है। गुरुजी आपने बता दिया था पहले भी ताड़नजात, एक तो आपका ट वर्ग का तीसरा ड और चौथा ड है ना, तीसरा और चौथा वर्ण है ना, इनको ताड़नजात वर्ण कहते हैं। जब इन ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उस वक्त इनका उच्चारण डी से होता है और इसका डी एच से होता है। लेकिन जैसे ही ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो इसका अर्थ यानी अंग्रेजी में इनका जो उच्चारण होता है वो आर से हो जाता है और इसका आर एच से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके ताड़नजात वर्ण है। यानी उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, 8 प्रकार के जो प्रभेद हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं मेरे द्वारा। यानी उच्चारण के आधार पर पहला तो आपका कौन सा है, स्पर्श, दूसरा संघर्ष और तीसरा स्पर्श संघर्षित, चौथा नासिकी, पांचवा आपका जो है वो संघर्षहीन वर्ण जो कि य और व है, और छठा आपका प्रकंपित और सातवां प्रकंपित को लुंठित वर्ण कहते हैं, एकमात्र र वर्ण है लुंठित। और सातवां जो आपका है जिसे अपन कहते हैं पार्श्विक वर्ण जो कि ल एकमात्र वर्ण है, और आठवां है आपका अभी बता दिया ताड़नजात वर्ण। ठीक है, और वर्गीकरण का जो पांचवा भेद पढ़ रहे हैं, पांचवा जो भेद पढ़ रहे हैं वो है आज की लास्ट क्लास का अंतिम बिंदु है ये पांचवा वर्गीकरण। 4 वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिए हैं। व्यंजनों के 5वें वर्गीकरण की शुरुआत कर रहा हूँ। आज की क्लास का अंतिम बिंदु पांचवा वर्गीकरण है ना, पांचवा वर्गीकरण शुरुआत कर रहा हूँ। व्यंजनों के वर्गीकरण का 5वां बिंदु या 5वां प्रकार। तो 5वां जो प्रकार है मैंने पहले ही बता दिया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान अलग अलग है, यानी उच्चारण अलग है और उच्चारण स्थान अलग है। उच्चारण स्थान के आधार पर यानी उच्चारण स्थान एक जगह होता है, यानी एक विशेष जगह से इन वर्णों को उच्चारित करते हैं, है ना। तो इसके टोटल मैंने बता दिए थे 10 प्रकार हैं। गुरुजी कौन कौन से 10 मैं बता देता हूँ, टेंशन मतलब। ठीक, उच्चारण स्थान क्या है, देखो यो टाबरो है, ठीक है, ये टाबरो गुरुजी टाबरो, ये टाबरो का है, देखो ना, अब यार टाबरो का ही पढ़ो। ठीक है, अब सुनना यह का मुख है, यह का कम, ठीक, ये नासिका छिद्र है ना, नासिका छिद्र। अब सुनना कोई विचार है या कोई मन के भाव है वो सर्वप्रथम कहाँ आएंगे, कंठ के अंदर आएंगे, है ना, कंठ के अंदर आएंगे, पहला कंठ के अंदर आएंगे।
और कंठ से तालु के अंदर आएंगे, है ना। वो विचार कंठ से या भाव या फीलिंग्स जो है, थिंकिंग जो है, वो मन से कंठ के अंदर आएंगे, कंठ से तालु के अंदर, और तालु से मसूड़ों के अंदर आएंगे। इन मसूड़ों के अंदर आएंगे। मसूड़ों जिन्हें मुर्दा कहते हैं, मुर्दा कहते हैं मसूड़, मसूड़ों के अंदर आएंगे और मसूड़ों से दंत की ओर आएंगे। क्या क्या विचार या मन के जो भाव है, और दंत के बाद ओष्ठ से ध्वनि रूप में बाहर निकल जाएंगे, ओष्ठ से ध्वनि रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ओष्ठ से ध्वनि, ओष्ठ द्वारा ध्वनि के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो पहला तो आपका कंठ, दूसरा जो प्रकार है आपका तालु, तीसरा जो प्रकार है मुर्दा, और चौथा प्रकार है दंत, और पांचवा प्रकार है आपका ओष्ठ। इन्हीं को आधार मानकर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो पांचवा है वो इसी आधार पर है। तो पहला आपका कंठ हो जाएगा, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा, और चौथा दंत, और पांचवा ओष्ठ। मैं एक सारणी बना रहा हूँ जिसमें 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 आपको ये 10 प्रभेद देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से अपन सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ क्योंकि एक सारणी बना रहा हूँ, और सारणी में आप खुद फिलअप कर पाओगे। इस प्रकार की सारणी मैं बता देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, है ना, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ वो सारणी, ठीक है। सारणी में बता देता हूँ। सारणी में एक क्रम संख्या, आपके वर्ण आ जाएंगे यहाँ पर, दो यहाँ पर आपके वर्ण आ जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है ना, कम पड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर, है ना। पांच वर्णों को या पांच इसके जो प्रभेद है ना, कौन सा है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि इसके 10 प्रभेद हैं, ठीक, 10 प्रभेद हैं। किसकी, व्यंजनों की, व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजनों की बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या 33 है, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर, उसमें संपूर्ण वर्ण लेंगे, यानी 11 स्वर भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें शामिल हो जाएंगे 11 स्वर भी, और 33 वर्ण भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। वर्ण की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ क्रम संख्या आ जाएगी, और यहाँ उच्चारण, है ना, यहाँ पर वर्ण आ जाएंगे। ये जो वर्ण है वो आ जाएंगे। वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, ठीक है, स्वर और व्यंजन। इसलिए मैं सीधा सा इनको वर्ण ही लिख देता हूँ, कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है, सीधा वर्ण ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वर्ण, और यहाँ पर उच्चारण स्थान, है ना, उच्चारण यहाँ पर लिख देते हैं, और लास्ट में नाम लिख देते हैं, यानी कहाँ से उच्चारित होंगे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब सुनना, इससे पहले मैं अ आ यानी आपके जो स्वर हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, अ आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री ई आई ओ औ, हम और आ, ये आपके स्वर हो गए। और यहाँ लिख देता हूँ सीधा सा और सिंपल सा अंतस्थ वर्ण के जो है, अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, उसके बाद श जो कि उष्ण वर्ण है,
से हाँ, है ना, और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब सुनना, मैंने आपको बता दिया था कि 5 प्रभेद आपके सामने अभी वो डायग्राम बना के लिख दिए थे कि पहला तो आपका कंठ है ना, कंठ, और दूसरा आपका तालु है, तालु, तीसरा आपका मुर्दा है, मुर्दा जिसे मसूड़ा कहते हैं, और चौथा जो आपका है मुर्दा के बाद चौथा कौन सा है, दंत, है ना। दंत के बाद आपके ओष्ठ आएगा, आपका 5वां जो प्रकार है ओष्ठ। अब सुनना, ये 5 वर्ग हैं, यानी 5 खाने बना दिए मैंने। अब ये 5 वर्ग हैं, प्रत्येक यानी एक वर्ग को यहाँ फिलअप कर दो, यानी क वर्ग को यहाँ पर लिख दो। क वर्ग के 5 वर्ण कंठ से उच्चारित होंगे, ठीक है, और तालु से उच्चारित होने वाले 6 वर्ग हैं। इसके बाद ट वर्ग है, वो आपका मुर्दा से यानी मसूड़ों से उच्चारित होगा, और आपका त वर्ग है वो दंत से उच्चारित होंगे पूरे, और प वर्ग हैं जो कि आपके ओष्ठ से उच्चारित होंगे, ठीक है। अब ठीक है गुरुजी, यहाँ तो बता दिया। इसके बाद अ और आ और आपका अम, है ना, ये आपके कंठ से उच्चारित होंगे, अ आ और अम, है ना, ये आपके कंठ से उच्चारित होंगे, अब एक समूह को नीचे लिखते जाओ, ठीक है, एक समूह को नीचे लिख। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई दीर्घ ई? गुरुजी लिख सकते हो थे, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ओ और ओ नहीं। गुरुजी क्यों? क्योंकि ऊ दीर्घ लघु और दीर्घ यदि यहाँ पर लिख दिया तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसूड़ों से कभी भी ऊ का उच्चारण नहीं होता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। ऊ का उच्चारण ऊ ओष्ठ से होता है, तो इन दोनों को सीधे ओष्ठ के अंदर फिलअप कर दो, भर दो। ये रहा लघु ऊ और दीर्घ ऊ, हो गया गुरुजी काम। इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब गुरुजी बचा क्या? अब देखना, अब सुनना, इनको इतना भर दिया। अब ये जो अंतस्थ वर्ण है और उष्ण वर्ण है, इसका एक वर्ण यहाँ पर लिख देंगे, आपका य यहाँ पर और श यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी इस प्रकार लिख देंगे र और आपका श, है ना। इसके बाद यहाँ पर भी आपका लिख देंगे ल और स, है ना। ये वर्ण यहाँ पर लिख दिए। अब जिन वर्णों को लिख दिया है वो मिटा दो, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। ये अ वाला भी लिख दिया, ऊ वाला और ई वाला, ये सब लिख दिए। अब बचे क्या है गुरुजी? बचे इतने वर्ण हैं, है ना। इनको भी लिख दिया है मैंने गुरुजी, इन सबको भी लिख दिया है, इन सबको भी लिख दिया। अब बचे क्या है अपने पास? ए आई ओ औ और एक री बच गया है ना, री जो बच गया है उसको भी फिलअप कर देते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनना, री मुर्दा से, यानी मुर्दा से इसका उच्चारण होता है री जब बोलते हैं तो ये मुर्दा यानी मसूड़ों से उच्चारित होगा, ठीक है। तो इस री को भी हटा दो, गुरुजी हो गया सबका काम। अब ये 6 आपके कितने बचे? 8 वर्ण बचे हैं। ये तो आपके हो गए कौन से? 5 के 5। अब इनके नाम लिख देते थे। कंठ से उच्चारित होंगे इसलिए इसको कंठ्य बोलेंगे, कंठ्य, है ना, कंठ्य बोलेंगे। ये इनको तालव्य बोलेंगे, और इनको मूर्धन्य बोलेंगे, है ना, मूर्धन्य बोलेंगे, और इसको दंत्य बोलेंगे, है ना, दंत्य बोलेंगे, दंत्य, और इनको ओष्ठ्य बोल। ये 5 के 5 आपके सामने ये 5 के 5 व जो प्रकार हैं, प्रभेद हैं, वो लिख दिए, और 5 आपके बाकी रहते हैं वो अभी लिख देते हैं।
यदि इसका स्क्रीन शॉर्टकट लेना चाहो और इस प्रकार भरना चाहो तो स्क्रीन शॉर्टकट ले सकते हो, नहीं तो मैं दूसरा बता रहा हूँ। 5 जो बाकी हैं, इसके टोटल कितने हैं? 10 प्रकार हैं। तो 5 आपके सामने रख दिए और 5 बता रहा हूँ अब, ठीक है। तो स्क्रीन शॉर्टकट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो। चलो शुरुआत करते हैं। अब जो बाकी बचे हैं वो, है ना, बाकी बचे हैं वो। बाकी बचे, है ना, बाकी आपके 5 प्रभेद रह चुके हैं, वो अभी बता रहा हूँ। बहुत कम है, ठीक है। वापस इसको मिला दो। ठीक है, अब सुनो, ठीक है। आपके 6 से बचता है 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब बचे क्या है? ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ और व और ह वर्ण बचा, है ना। देखो आप ए, ऐ को यहाँ पर लिख दो, है ना। अब उच्चारण स्थान आपको सोते ही पता चल जाएगा। एक बात सुनना, मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, एक वीडियो आपको पहले से ही दे दिया है। संधि के बारे में थोड़ा कुछ बताया है, संधि के बारे में थोड़ा कुछ बताया है, ठीक है। संधि के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। संधि के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा है, उसके अंदर मैंने बताया है कि आ, ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ, ठीक है, ठीक है। यदि ये ये आ खुद से यदि योग करते हैं तो ये दीर्घ रूप में बदल जाते हैं, ठीक है, दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। तो इसको दीर्घ संधि कहते हैं, है ना, दीर्घ संधि कहते हैं। यदि आ ई दीर्घ ई से और आ ई दीर्घ उ से यदि क्या करे, संयोग करे या योग करे तो ये क्रमशः ए और औ में बदल जाते हैं, ए और औ में बदल जाते हैं, ठीक है। तो मैं ए को लिख सकता हूँ अ धन ई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, अ धन ई लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकते हो गुरुजी। तो इसका उच्चारण यानी ए का उच्चारण अपन को पता करना है। तो गुरुजी अपन को पता है कि अ कंठ से उच्चारित होता है और ई जो उच्चारित होता है वो तालु से उच्चारित होता है। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंठ प्लस तालु, है ना, कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य, कंठ तालव्य इसका नाम होगा और उच्चारण कंठ और तालु से उच्चारित होगा, ठीक है। और आगे जो बचे हैं ये ए ऐ को मिटा दो, बचे वो आपको यहाँ फिलअप कर देने हैं। वो अब गुरुजी इसके बारे में भी थोड़ा बता दो, तो अभी बता दिया था आपको। अ का योग यदि उ से हो तो ये ओ में बदल जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओ को लिख सकता हूँ अ धन ओ। अ का उच्चारण स्थान पता है गुरुजी, अ का उच्चारण पहले से आपने बता दिया कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का जो उच्चारण है वो है आपका, उ का जो उच्चारण है वो आपने ओष्ठ बता दिया है गुरुजी, पहले से ही बता दिया। तो यहाँ कंठ प्लस ओष्ठ गुरुजी, ठीक, कंठ और ओष्ठ जिसको अपन बोलते हैं कंठोष्ठ बोलते हैं जी, ठीक बता दिया 7 प्रकार। अब आपके पास रहे कौन कौन से, अम, अह और आपका व और ह वर्ण, है ना, हाँ ह वर्ण बचा। मैंने एक चीज़ विसर्ग लिखना भूल गया। फर्स्ट जो है ना अपन ने जो पढ़ा था वो कंठ के अंदर विसर्ग आपको लिख देना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक तो नहीं, अ जो विसर्ग हैं उसको अपन लिखना भूल गए थे, तो अ है वो आपको कंठ के अंदर लिख देना है। और आपके पास 3 वर्ण बचे हुए हैं संपूर्ण वर्णमाला के अंदर, तो व को आपको यहाँ फिलअप कर देना है और ह को
यहाँ फिलिप कर देना है और अंत में अम को फिलिप कर देना है। अम को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं कि नहीं कहते? गुरुजी कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ये नासिक वर्ण है, नासिक वर्ण है जिसको अपन नासिक की कहते हैं, है ना, नासिक की कहते हैं। ह स्वर यंत्र से निकलता है, स्वर यंत्र से निकलता है, ठीक है, स्वर यंत्र से। गुरुजी ह स्वर यंत्र से निकलता है तो इसको अली जिह्वा वर्ण कहते हैं, अली जिह्वा वर्ण कहते हैं। और ह की बात करते हैं तो इसका है कंठ। व को बोलो, व को बोलो। जब व बोलते हैं तो कंठ नहीं, दंत, एक तो दांत पर इसका दबाव जाता है और एक ओष्ठ पर जाता है, यानी दंतोष्ठ। ये आपके 10 प्रकार हैं, वो आपके सामने रख दिए हैं। यदि इनका भी स्क्रीनशॉट कट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो आज का जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, अपने पहली 2 क्लास हो चुकी हैं और आज की जो क्लासें हैं उसमें अपन ने संपूर्ण व्यंजनों को बांटने का प्रयत्न किया है 5 भागों में। जैसे स्वर को जिस प्रकार 5 भागों में बांटा था, उसी प्रकार व्यंजनों को भी 5 भागों में बांटने का प्रयत्न किया है। हाँ मेरे प्यारे विद्वान साथियों, यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट करना ज़रूर, ठीक है, कमेंट करना।